तो भारतीय जनता पार्टी चाहे जो भी बात कह ले, लेकिन हार्डकोर हिंदुत्व का मुद्दा वो कभी हाथों से जाने नहीं देती। 2 साल पहले उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के बाद बीजेपी ने यूपी, गुजरात, असम और मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया किसी न किसी रूप में शुरू कर दी है। सवाल है 9 अप्रैल को असम के चुनाव में क्या शादी, तलाक, विरासत और लिव इन जैसे मामलों में एक समान कानून बनाने का वादा करने भर से बीजेपी असम में जीत की हैट्रिक लगा देगी। आज इसी मुद्दे पर टू द पॉइंट में चर्चा करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने असम चुनाव 2026 के लिए गुवाहाटी में अपना संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें बड़े वादे और विकास के दावे शामिल हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने यूसीसी लागू करने, 2 लाख नौकरियां देने और बाढ़ मुक्त असम बनाने का वादा किया है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की योजना है। लव जिहाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात भी है। निर्मला सीतारमण ने इस दौरान कहा कि 10 साल में असम की जीडीपी लगभग 3 गुना बढ़ी है और प्रति व्यक्ति आय काफी बढ़ गई है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। 9 अप्रैल को होने वाले असम चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। पार्टी ने इसे संकल्प पत्र नाम दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे पेश करते हुए कहा कि हमारा संकल्प सुरक्षित असम, विकसित असम है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस ने 50 सालों में ब्रह्मपुत्र नदी पर सिर्फ 3 बड़े पुल बनाए, जबकि बीजेपी ने सिर्फ 10 सालों में 9 पुल बना दिए हैं और 5 और पुल बनने की प्रक्रिया में है। What I see is a state that has been transformed in 10 years in ways that 6 decades of Congress rule could never have achieved. That is the kind of achievement Assam has seen in the last 10 years. Today I want to lay that record before the people of Assam. बीजेपी के संकल्प पत्र में 31 अहम मुद्दे हैं। सबसे अहम मुद्दा है मूल निवासियों की जमीन, विरासत और गरिमा की रक्षा। दूसरा अहम संकल्प है असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का। बीजेपी का वादा है कि वो असम में लव जिहाद के खिलाफ कड़े कदम उठाएगी। अगले 2 साल में 18,000 की लागत से राज्य को बाढ़ मुक्त बनाने का भी संकल्प पार्टी ने लिया है। एक बड़ा वादा है अगले 5 साल में 2 लाख नौकरियां देने का। इसके अलावा निजुट सापिनी योजना में 10 लाख बुनकरों को वित्तीय मदद देने का पार्टी ने संकल्प लिया है। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, एक इंजीनियरिंग कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी खोलने का बड़ा संकल्प पार्टी ने लिया है। पार्टी का वादा है कि उनकी सरकार बनी तो अगले चंद सालों में असम में 5 लाख का निवेश आएगा। इसके अलावा डिब्रूगढ़ का असम की दूसरी राजधानी के रूप में विकास करने का संकल्प भी बीजेपी ने लिया है। 31 point संकल्प पत्र. Prime Minister visited Northeast 77 times. Whereas we had a Prime Minister earlier who was an MP from Assam, who probably just visited 4, 5 times, 10 times, not more than that, not more than 10 times for the entire Northeast. But this is the record which Honorable Prime Minister himself is monitoring, and this Sankalp Patra today has such important points for the future and the development of Assam. केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने केंद्र सरकार से मिले सहयोग की तारीफ करते हुए कहा कि ये संकल्प पत्र बीजेपी ने नहीं बल्कि असम की जनता ने तैयार किया है। हमारा लक्ष्य असम को देश का सबसे मजबूत राज्य बनाना है। जनसाधारण बीजेपी का ऊपर विश्वास रखता है। जैसे हम लोग 2021 का जो संकल्प पत्र दिया था उसका करीबन 90% काम समाप्त हुआ, 10% काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि एक भी संकल्प सूता है। तो अभी ये जो 31 जो संकल्प पत्र घोषणा किया है, ये 2026 से 31 चलेगा सरकार, तो 31 संकल्प बोला गया है। और ये 31 संकल्प में जो मेन प्रॉब्लम है घुसपैठियों का, बोला एवरीडे देयर विल बी ए पुशबैक। जो पुशबैक पॉलिसी है, एक ज़माना था उनको पकड़ना पड़ता है, फिर उसको ट्रायल होता है, फिर उसको पुश करना पड़ता है, डिटेक्ट, एंड उसके बाद उसको भेजना पड़ता है। अभी डीसी का ऊपर
हर डिस्ट्रिक्ट का डीसी का ऊपर वो पावर आ गया है। वो जो इमिग्रेशन एक्सपल्सन एक्ट 1950 को आधार पर एवरी डे देयर विल बी पुश बैक, सो थ्रो दैट द मेन प्रॉब्लम ऑफ द असम का जो मेन प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो रहा है। असम की सभी 126 विधानसभा सीटों के लिए 9 अप्रैल को वोटिंग है, जबकि वोटों की गिनती 4 मई को होगी। असम में एक और बीजेपी का इरादा जीत की हैट्रिक का है, तो विपक्ष 10 साल के बाद सत्ता में वापसी की उम्मीद रख रहा है। असम विधानसभा के चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना 31 बिंदुओं का घोषणा पत्र जारी किया है और इस घोषणा पत्र को नाम दिया गया है संकल्प पत्र, यानी वो संकल्प जिसे सिद्धि प्राप्त करना ही बीजेपी का लक्ष्य है। अब देखना यह है कि क्या इन 31 बिंदुओं के संकल्प पत्र से असम की जनता बीजेपी से प्रभावित होती है और उसे तीसरी बार मौका देती है या नहीं। सहयोगी नलिन के साथ नीलय सिंह, नक्षत्र न्यूज, गुवाहाटी। तो देखिए, कई वादे किए गए हैं और सबसे खास बात है हिंदुत्व को लेकर यूसीसी का वादा। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि पिछले 10 सालों से असम में बीजेपी की सरकार है, इसके बावजूद भी इस तरह के नियम प्रावधान नहीं लाए गए। लेकिन बीच बीच में हिमंता बिस्वा शर्मा मुस्लिम समुदाय को लेकर तल्ख टिप्पणी करते रहते हैं, लेकिन अब इस तरीके से अब वादा कर देना क्या चुनाव में इम्पैक्ट डालेगा, इस पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान अभी जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में 2 हैं। दीनदयाल वर्णवाल जी हमारे साथ हैं बीजेपी से, कमल ठाकुर जी हैं कांग्रेस से, सीपीआई से अजय सिंह जी हमारे साथ, और रत्ना जी हैं प्रदेश उपाध्यक्ष हैं असम बीजेपी के। माफ़ कीजिएगा। स्वागत सबका आप सबका जुड़ने के लिए। और सबसे पहले रत्ना जी आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। यूसीसी का वादा, 2 लाख नौकरियां, बाढ़ मुक्त असम, 10 सालों में जो काम हुआ नहीं, आपको लगता है अगले 5 साल में आपको मौका मिला तो कर देंगे आप लोग? सभी को नमस्कार है। और इस प्रकार जिस तरह से संकल्प हमने आज मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है, और आप देखेंगे कि पिछली बार जब सरकार ने जो वादा किया था उस वादा को लगभग करीब 92% कंप्लीट करके कुछ रह गए, उस पर काम हो रही है। तो अभी भी यही है कि ये मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है और इसमें जो हमें प्रोमिसेस दिए गए हैं, सरकार ने जो दिया है, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की जो ये मैनिफेस्टो है, इसमें जो भी हमने प्रतिश्रुति दी है, जो भी हमने प्रॉमिसेस किए हैं, जो संकल्प लिए हैं, उनको हम पूर्णतः पूर्ण करेंगे। और इस विश्वास के साथ कि एक मिनिमम एग्जाम्पल देखिए कि 1 लाख लोगों के लिए हम लोगों ने कहा था कि नौकरी देंगे, लेकिन अब आपने देखा होगा कि करीब 1.66 लाख लोगों को, युवाओं को नौकरी दी गई है, जो कि अब बढ़कर 2 लाख होगी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज हम जो चाह रहे हैं कि युवा हो या महिला हो या हमारी जो अपनी भूमि हो या हमारे ट्रेडिशंस है, हमारे संस्कृति है, उसको किस प्रकार से बचाया जाए। जो भी मैनिफेस्टो में प्रॉमिसेस थे, जो हमने वादा किया था, उस वादा को पूर्णतः पूर्ण किया गया है। और आने वाले जो हमें बहुमत मिलेगी, ये तो निश्चित है कि हम बहुमत की सरकार बनाएंगे, और जब बहुमत की जब सरकार बनेगी तो पूर्णतः हम इसको भी पूर्ण करेंगे कि जितनी प्रॉमिसेस है, बीजेपी फेक प्रॉमिसेस नहीं करती है। दूसरी पार्टियां फेक प्रॉमिसेस करते होंगे, सपने दिखाते होंगे, हवा महल बनाते होंगे, परंतु भारतीय जनता पार्टी ना तो नरेंद्र मोदी हवा महल बनाते हैं, ना तो हिमंत बिस्वा शर्मा हवा महल बनाते हैं। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पे रह के दिन रात एक करके हम काम करते हैं, और उसी के विश्वास पर, उसी नींव पर हम अपने सरकार को बनाते हैं। और ये सरकार गुड गवर्नेंस की सरकार है। अटल बिहारी वाजपेयी ने हमें यह रास्ता दिखाया था, गुड गवर्नेंस, जो मोदी जी और हिमंत बिस्वा शर्मा जी आगे बढ़ा रहे हैं। और असम के लोग भारतीय जनता पार्टी से कनेक्ट कर रहे हैं। ये दिल से दिल का कनेक्शन है। और ये जो मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है, ये सारे लोगों का विश्वास है, क्योंकि मैनिफेस्टो रूम के अंदर नहीं बनाई गई है। ये लोगों के विश्वास के, लोगों को मतों को लेकर, लोगों के ऑब्जर्वेशंस को लेकर, एडवाइस को लेकर ये सारी मैनिफेस्टो बनाई गई है। और ये जो संकल्प है, ये भारत के नहीं, असम के लोगों का संकल्प है, जो पूर्णतः आपके भारतीय जनता पार्टी असम की सरकार पे विश्वास करते हैं, उसके कामों पे अच्छा से विश्वास करके फिर से 2026 में भारतीय जनता पार्टी, एनडीए सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनने वाली है। और आज जो हमने संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूर्ण करेंगे, इस दृढ़ता के साथ, इस विश्वास के साथ कि लोगों के बीच भारतीय जनता पार्टी रहती है, और विश्वास है कि लोग फिर से प्यार से, मोहब्बत से हमें 2026 में
सरकार बनाने के लिए बहुमत देंगे। चलिए ठीक है, आप जो कह रहे हैं हाँ सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन वाकई में धरातल पे कितना उतरेगा ये हम समझ लेते हैं। कमल जी हमारे साथ है कांग्रेस से। कमल जी, आपको लगता है, क्योंकि इनके घोषणा पत्र में मैं देख रहा हूँ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज 1 यूनिवर्सिटी और 1 इंजीनियरिंग कॉलेज की भी घोषणा की गई। मेरे ख्याल से जितने भी बीजेपी और एनडीए शासित राज्य, कहीं पर भी मैंने ऐसी घोषणा और ऐसा काम धरातल पर अभी तक तो मेरे नज़र में नहीं आया, चाहे वो गुजरात मॉडल की क्यों ना जिक्र कर लें। देखिए, भारत के सबसे भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री का संकल्प पत्र है ये। अच्छा, ये संकल्प पत्र नहीं दिए हैं, ये जनता को विकल्प पत्र दे दिए हैं कि तुम एक विकल्प खोज लो। जो हम लोग संकल्प लिए हैं ये जनता के सेवा करने के लिए नहीं लिए हैं। ठीक है, तुम विकल्प खोज लो, तो जनता वहां विकल्प खोज ली है। अब मैडम जो बात बोल रही है, ठीक बात आपने कहा, बोलने में तो अच्छा लगता है। आप 10 साल सत्ता में रहने के बाद क्या किए? अभी सोनोवाल जी घुसपैठिया पर बात कर रहे थे। पिछले 10 साल में कितने घुसपैठिया को आप बाहर किए हैं? ठीक है, और 2004 से 2014 तक हमने कितना किया है? इसका आंकड़ा है। ठीक, ये हवा नहीं है, ये लोग केवल हवा देते हैं। 90,000 से ऊपर घुसपैठियों को मनमोहन सरकार ने बाहर किया। और 10 साल के मोदी जी के शासनकाल का आप देख लीजिए कितना किए हैं, करीब 4,000 से भी नीचे। तो ये लोग देखिए झूठ का पुलिंदा बांधने वाले लोग हैं। इनका पुलिंदा बंध गया। देश में 2 करोड़ नौकरी देने की बात कहने वाले लोग अब 2 लाख आसाम में भी नौकरी देंगे। जनता इस बात को समझती है, जनता इस बात को मान रही है कि जो इनका संकल्प है वो विकल्प में परिवर्तित हो गया है। और निश्चित रूप से विकल्प के रूप में कांग्रेस वहां हमेशा से रही है और कांग्रेस विकल्प के रूप में लौट के आने वाली है। ठीक है, आप गौरव गोगोई के जो मीटिंग सब चल रहे हैं उसमें देख लीजिए। हाँ, देश को भरमाने के लिए, राज्य को भरमाने के लिए, देखिए ये लोग अभी मैडम बोल रही थी कि हम लोग हवा में काम नहीं करते। अरे आप लोग तो केवल तेज फेंकने में काम करते हैं, केवल फेंकने आप लोग का आता है। कितना फेंकिएगा? और देश की जनता समझ गई है, अब वो कैच करने के लिए तैयार है। असम में सत्ता परिवर्तन निश्चित है। हाँ। और इस बात को हेमंता भी समझ रहे हैं और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी समझ रहे हैं। घुसपैठिया जहां जहां चुनाव होता है पीछे पीछे घुसपैठिया पहुंच जाता है इनके यहाँ। ठीक है, ठीक है। आप कितने घुसपैठिया को बाहर करते हैं? कमल जी, ठीक है कमल जी, अजय जी भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। कमल जी, आपको लगता है घुसपैठ का मुद्दा तो लगातार आप लोग उठाते रहे हैं, झारखंड में भी उठा रहे थे, पश्चिम बंगाल में भी उठा रहे हैं, दिल्ली में भी आप लोग घुसपैठ का मुद्दा उठाते रहे, लेकिन असल धरातल पे आप लोग कितना काम करते हैं वो कभी आप लोग आंकड़ा नहीं दे पाते कि हम लोग इतना बार कर रहे हैं। अब असम में भी आप यही चीज़ जाके वादा कर रहे हैं। 10 सालों तो सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार है, किसी को कहाँ दिक्कत होती है? अगर जो करना होता आप कर देते। दीपक जी, असम का चुनाव है और जनता समझती है कि कौन संकल्प लेता है, कौन हवाई घोषणा करता है। अच्छा, यह जनता के हाथ में है। और जब तक जनता को विश्वास नहीं होता है, जब तक धरातल पे कार्य नहीं दिखा, जब तक जनता को ये विश्वास नहीं हुआ कि कौन सी सरकार हमारे पक्ष में है, कौन सी सरकार से हम उम्मीद रख सकते हैं और कौन सी सरकार ने हमें बेहतर सुविधाएं दी है, तब तक आगे जनता समर्थन नहीं देती है। और आपने देखा, असम को छोड़ दीजिए, बाकी और भी चुनाव में भी आपने देखा कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए है क्योंकि वो संकल्प लेती है और संकल्प पत्र के माध्यम से अपने 5 साल के शासन में वो आगे बढ़ती है। जब ये संकल्प धरातल पे आता है तो जनता खुश होती है। ये हवाई बात करने वाले कांग्रेस के लोग, जिन्होंने कई मुद्दों पर किस तरह से घोषणा हो रही है और कर रही है, आज आप झारखंड का ही परिस्थिति देख लीजिए। आज झारखंड में 6 सालों की इनकी सरकार है और आप स्थितियां देख लीजिए। आज दोनों तरफ से तलवार खिंच गई है। एक सांप बोल रहे हैं तो दूसरा न्योला नहीं बोला, बस इतना ही बाकी है। ठीक है। अजय जी, एक रिएक्शन आपसे क्या लग रहा है असम चुनाव को लेकर? लगातार अमित शाह भी रोड शो कर रहे थे, खड़गे साहब गए, वो तो और राजधानी से 400 किलोमीटर दूर जाके मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं, अलग अलग वादे कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं। आप लोगों की भी पार्टी वहाँ पे चुनाव लड़ रही है।
दीपक जी जो उन्होंने संकल्प पत्र पेश करने का काम किया, मुझे नहीं लगता वो असंभव है। वो कभी भी हवा, वो इसको बोलते हैं हसीन सपने दिखाना किसी राज्य सरकार को। उन्होंने कहा आसाम में बाढ़ नियंत्रित कर देंगे, ब्रह्मपुत्रा नदी मतलब को बाढ़ वाला तो हमें भी लगा कि भाई कैसे नहीं, नियंत्रण बाढ़ होगा। गए थे आसाम में ब्रह्मपुत्रा नदी को। हो सकता है नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री है, वो क्या कर सकते हैं उनके बारे में नहीं कर सकते। ठीक ठीक है सर। 2 लाख नौकरियों की बात उन्होंने कहा। देख लीजिए क्या होगा। आसाम के जो है जो स्ट्रक्चर है उसके अनुसार 2 लाख, झारखंड में और आसाम में जितनी विविधता है या एकता है, तो 2 लाख नौकरियों की जो बात कर रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं से फेक लगता है। तीसरा चीज उन्होंने कहा हर जिले में, हर जिले में मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाने का काम, एक इंजीनियरिंग कॉलेज। ये तो कहीं ना कहीं से लगता है कि या तो डिग्री बेचने का एक कमरा बनाना जैसा ये बात कर रहे, लगता है कि परचून की दुकान। मुझे लगता है यूनिवर्सिटी भी लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में सरकारी बनती है। शिक्षा का जो कह रहे हैं ना कि परचून की दुकान खोलने की जैसी बात कर रहे हैं। मेरा ये समझ में नहीं, संकल्प पत्र जारी करके जनता को दीर्घायु क्यों करना चाहते हैं? इनका एकमात्र एजेंडा मैंने देखा, इसमें उन्होंने सच्चाई से लिखा है हिंदुत्व की चर्चा। इनके पास और कोई दूसरा एजेंडा नहीं है सरकार को बचाने के लिए। हेमंत बिस्वा जी आज से नहीं, उनका मंत्री काल आप देखिएगा 2004 से लगातार मंत्री, आज कांग्रेस छोड़ के जब वो मुख्यमंत्री बने उनका अनुभव है। 25 साल 26 साल जो व्यक्ति लगातार सत्ता में रहा हो और वो व्यक्ति अगर इस तरह की घोषणा करता है तो ये जनता को समझना चाहिए कि क्या वो बोल रहे हैं, क्या ये हो सकता है? असंभव जो नहीं हो सकता उस पर ही घोषणा कर रहे हैं। मुझे तो लगता था इनको घोषणा करना चाहिए था कि घुसपैठिया का तो इनका हमेशा चर्चा रहता है, क्योंकि घुसपैठ का अभी हमारे दीनदयाल बनवाल जी कह रहे थे लखनऊ का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वहां बहालियों में 135 को बांग्लादेशी पकड़ा है। वहां योगी की सरकार है और स्पष्ट रूप से एनडीटीवी पर चलाया जा रहा था कि देखिए बिल्कुल। तो सवाल है, आप घुसपैठियों को तो ले जाते हैं, अपने यहाँ काम करवाते हैं। एक राज्य में मुख्यमंत्री उनके यहाँ नौकरियां देते हैं, दूसरे राज्य में कहते हैं इनको भगाने का काम करेंगे। इसलिए स्पष्ट रूप से आसाम की जनता समझ रही है ये कितना बहकावे में आएंगे। जनता को बहकाने का काम ये बंद करे और लोकतांत्रिक तरीके से काम करने की बात करें। लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि आप लोगों के बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कीजिए, शिक्षा की व्यवस्था कीजिए, अच्छा एनवायरनमेंट कीजिए ताकि लोगों का जीवन शैली में सुधार है, वहां की संस्कृति की रक्षा कीजिए। इन सब चीजों पर उनको बात रखनी चाहिए। तो संकल्प करके दुनिया को बरगलाने का काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है रत्ना जी, देखिए बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। हालांकि हमारे साथ स्टूडियो में दीनदयाल जी हैं, बीजेपी से हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपने चीज़ों को रख रहे हैं। कमल जी सवाल उठा रहे हैं, अजय जी सवाल उठा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ है ना, असम में बाढ़ तो बहुत ऐसा नहीं है कि भाई बहुत छोटी मोटी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है और इसको लेकर आपको राज्य स्तर से छोड़कर केंद्र स्तर पे पहल करनी होगी, तब जाके कुछ हो सकता है। बिहार जैसे राज्य में, हमारे पड़ोसी राज्य है, हम बिहार में देखते हैं कितने सालों से घोषणा हो रही है, आज़ादी के बाद से 20 सालों से एनडीए की सरकार है, आज तक समाधान नहीं निकला। असम में कैसे निकालेगी बीजेपी सरकार, जो आज ना कांग्रेस कर पाई ना 10 सालों से आप लोग कर पाए? पहले तो मैं कुछ एक बात बोलना चाहूंगी कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे उन्होंने कहा था ना कि ये करप्ट सरकार है, करप्शन वालों की सरकार है। तो मैं उनको बोलना चाहूंगी कि उनको मैं ये बोलना चाहूंगी कि जिनके नेता ही बेल पे बाहर हैं और स्वतंत्र सेनानियों के पैसे उनके पैसे से बने हुए जो भी पेपर था उसको हजम कर चुके हैं, आज वो बोलने वाले हैं कि करप्शन की सरकार, हिमंत बिस्वा शर्मा को करप्ट सरकार नेता बता रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि वो हवाई बातें करना बंद कर दें। खुद के चेहरे पे दाग लगा के कांग्रेस अब भारतीय जनता पार्टी को उंगली दिखाने लायक नहीं है। ये हेमंता बिस्वा शर्मा पर बुकलेट कौन जारी किया था? आपके गृह मंत्री ने बुकलेट जारी किया था कि हेमंता बिस्वा शर्मा 70,000 का आवाज इको हो रही है। शारदा घोटाला और पानी वाला घोटाला में, सिंचाई घोटाला में कल्पित है। ठीक है, बुकलेट किसने जारी किया था? आप जवाब दे दीजिए, हेमंता बिस्वा शर्मा करप्ट है कि नहीं है?
सुनिए, नेशनल हेमंता हेराल्ड बिस्वा केस में शर्मा आपके करप्ट लोग तो हैं कि बेल नहीं पे ये बाहर बताइए, है, हम नहीं आपके कर नेता रहे तो बेल पे बाहर हैं। है, ये गृह आपके मंत्री नेता बोले हैं, घुसपैठ है, आपके आपके नेता बेल पे गृह बाहर है, मंत्री सुनिए ना, समझ जो लीजिए। तड़ी पार और हैं आज उन्होंने हम इस लोगों बात ने को काम रखा किया था, है, हमने जमीन पे रखा काम था, किया, इसलिए हम बोल हमने रहे हैं कि हम संसद में सरकार बनाएंगे। बुकलेट जारी किया और था। आप लोगों की तो सरकार ही नहीं है। एक अरे समय बुकलेट ऐसा था किसने कि जारी किया कांग्रेस का था, ये तो बहुमत बता था पूरे दीजिए। भारत में। आज आप जीरो हो चुके हैं, आपके राहुल गांधी जीरो हो चुके हैं, अरे आपकी सोनिया जीरो गांधी से जीरो हो जीरो चुकी तो है, हीरो प्रियंका होता गांधी है। जीरो हो चुके हैं। आपके आप लोग ब्रह्मपुत्र नदी को लोटा में भर के बाढ़ खत्म कीजिएगा। अरे झूठ का भी पराकाष्ठा होता है, कम से कम झूठ से तो शर्म करना चाहिए। आप लोग से तो झूठ शर्म आ गया। आपकी कांग्रेस की सरकार आप लोग प्रधानमंत्री से प्रेरित हो गए हैं, विदेश में जाके हर एक 2 मिनट में एक यूनिवर्सिटी खोल देते हैं, अस्पताल खोल देते हैं, हेमंता जी भी खोल देंगे। हर एक 5 किलोमीटर में आप अस्पताल खोल, क्यों दिग्भ्रमित करते हैं जनता को? जनता ने तो आपको समझ रखा है। भारत के सबसे करप्ट मुख्यमंत्री की आप पार्टी ले रही हैं। प्रधानमंत्री बन जाएंगे, पर वो तो है जो बोलते हैं ना कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो नहीं सकती है। आज असम में हिमंत बिस्वा शर्मा की सरकार, भारतीय जनता पार्टी जी की सरकार ने आज बाढ़ को भी कंट्रोल किया है, और जितने एम्बैंकमेंट्स बने होंगे आप लोगों ने देखा होगा, वो हमने काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कांग्रेस बोल रही है कि उनके पास डाटा है घुसपैठियों के लिए कि कितने बाहर गए। मैं बता देता हूं कि कांग्रेस के लिए बता हमारे देता पास हूं, ऐसे इसको भी डाटा सुन है लीजिए। कि कांग्रेस के काल मैडम, में आप कितने एकदम ध्यान से घुसपैठिए सुन लीजिए, मैं बता दे रहा हूं। इंडिया में आए, ना कि असम में और पूरे भारत में उनको फैला दिया गया। ये तो कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में वोट बैंक बना दिया, कर्नाटक में वोट बैंक बना दिया, पूरे भारत में इन्होंने वोट बैंक बनाया। और आज ये हमारे ऊपर सवाल पूछते हैं। 2005 में 14,916 आदमी को, भारत के भविष्य के साथ 2006 में 13,692 आदमी को, 2007 में 12,135 आदमी को, 2008 में 12,625 आदमी को, 2009 में 10,602 आदमी को, 2010 में 6,290 आदमी को, 2011 में 6,761 आदमी को, 2012 में 6,537 आदमी को, 2013 में 5,234 आदमी को हमने बाहर किया है। और आपका भी डाटा मैं दे दूं। अपने भारतीय लोगों के ऊपर में उन्होंने बम बरसाया था। ये तो कांग्रेस का चरित्र है। कांग्रेस ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं कहा। खुद इंदिरा गांधी एक महिला प्राइम मिनिस्टर थी, कितना उन्होंने शौचालय बनाया। तो पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया। क्या बात करते हैं? कंप्रोमाइज उन्होंने महिलाओं की इज्जत और सम्मान के लिए घर घर शौचालय बनाया, स्कूलों में शौचालय बनाया। करके रख दिए आप लोग अलग है, कंप्रोमाइज करके पूरे देश को बर्बाद किए हुए हैं। प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज हो गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काम करता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता काम करते हैं, नरेंद्र मोदी काम करते हैं, हिमंत बिस्वा शर्मा काम करते हैं। और इसलिए क्या बात करते हैं? ये इंदिरा गांधी पर सवाल सरकार के साथ है, प्रधानमंत्री नहीं थी। आपका साथ इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री तो बहुत सारे पुलिंदे हैं। उन्होंने तो इलेक्शन के साथ में जो एफिडेविट दिया है, उसमें पाकिस्तान में उनकी प्रॉपर्टी है, लंदन में उनकी प्रॉपर्टी है, उनकी मिसेस के ट्रांजैक्शन से पाकिस्तान के साथ। रत्ना जी, सरकार आपकी जांच करवा लीजिए। रत्ना जी, कहां से खरीद के लाए थे 12,000 एकड़ जमीन? रत्ना जी, एयरफोन पहले लगाइए, आपके पास आवाज नहीं पहुंच रही है। इतने करप्शन कांग्रेस की सरकार में हुए मैडम। भूमि को बेच दिया आप लोगों ने। बांग्लादेश वार के समय आप लोग सेना को, हमारे भारतीय जो प्रिजनर्स थे पाकिस्तान में, उनको ले सकते थे, लेकिन आप लोगों ने लिया नहीं। अरे आप तो ऐसे कांग्रेस के चरित्र और आपका चाल और चेहरा है कि जब चाहे आप लोग भारत को बेचकर सौदा करके आप लोग देश को करेंगे। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने ना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था कांग्रेस की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ। किस लिए किया था? देश को बेचने की तैयारी थी। अरे कांग्रेस बीजेपी के कार्यालय में चाइना का डेलीगेट आता है, उस पर कर लीजिए। और आज लोगों को आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं आप लोगों का बस चलता है। भारत बना के पूरे देश को लाइन में लगा दिए हैं आप गैस लेने के लिए। और आज आप बोल रहे हैं आप आत्मनिर्भर भारत की स्थिति देख लीजिए, गैस के लिए पूरा देश लाइन में लगा हुआ है। आपकी सोनिया गांधी बेल पे बाहर है, और आप लोग कहते हैं आपका अस्तित्व खत्म हो चुका है, आपका नाम निशान मिट चुका है, तड़ी पार है। और आप सोचते हैं कि आप सरकार बना लेंगे, आपके राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। जाइए होमवर्क करिए, अपना काला चिट्ठा देखिए, अपना इतिहास देखिए। आपके राहुल गांधी संविधान लेके घूमते हैं, लेकिन आपके राहुल गांधी संविधान के बारे में नहीं जानते। कितना समय उन्होंने संविधान को रौंदा है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया, नेहरू ने कितने सरकारों को तोड़ा, चुनी हुई सरकारों को तोड़ा। ये तो लेगेसी है कांग्रेस की, ये तो लेगेसी है नेहरू की, ये तो लेगेसी
लेगेसी है इंदिरा गांधी की, और ये तो लेगेसी रही है आपकी मनमोहन सिंह की सरकार की और राहुल गांधी और सोनिया गांधी की। बात मत करिए, आप यदि भारतीय हैं तो आज नेहरू जी, आज ये मोदी जी आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं, और आज आत्मनिर्भर भारत की वजह से आज पूरी विश्व में भारत का डंका बच रहा है, मोदी जी की वजह से डंका बच रहा है। आज आप देखिएगा ईरान और कहां लड़ाई हो रही है, लेकिन हमारा तेल का जितना विमान वाहन जहाज है सब पूरी तरह से हमारे भारत ठीक है, कमल जी, ठीक है, देश को बेच दिया, बहुत सुंदर रत्ना जी, बहुत सुंदर। बनवाल जी आपके तरफ से बैटिंग में कर रही। बात करेंगे और सुनिए, आपको काला चिट्ठा अध्याय खोल के रखूंगी मैं। चले ठीक है रत्ना जी, एक सवाल है, हम आपकी पूरी बातों को सुन रहे थे। भ्रष्टाचार खूब कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुआ, अभी तो 10-11 सालों से आपकी सरकार है, जांच करवा लीजिए, अंदर भेज दीजिए उन नेताओं को, किसने रोका है? राहुल गांधी खुले में घूम रहे, सोनिया जी घूम रहे, प्रियंका जी घूम रहे, वाड्रा साहब घूम रहे, कार्रवाई करिए, जांच करवाइए। जी कार्रवाई तो हो रही है, कोर्ट तो अपना काम करेगा, उसमें मोदी जी और सब बीजेपी क्या कर सकती है? कार्रवाई तो होगी और कोर्ट अपना कार्रवाई करके आगे बढ़ा रहा है, केस बढ़ेगा। जिस तरह से केस आगे बढ़ना चाहिए उसको न्यायालय को बीजेपी कंट्रोल नहीं करता है, न्यायालय को मोदी जी नहीं करता है। ना तो वो कार्रवाई तो हेमंता जी के ऊपर भी होनी चाहिए, उनके ऊपर भी आरोप है। लेकिन तो मैं ये बोलूंगी, जिसका भी करप्शन है, जो भी करप्ट है भारत में, वो बचेगा नहीं। और कांग्रेस के दिन भी लग चुके हैं, सोनिया गांधी और राहुल के भी दिन लग चुके हैं, वो भी रेडी हो जाइए। बेल पे बाहर होना कितनी गिरी हुई बात है। एक बेल पे बाहर होकर वो लोग अपना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, और जब कहते हैं, उनका ट्वीट आपने पढ़ा होगा, कि भारत का एग्जिस्टेंस कहां से है, जम्मू कश्मीर से केरल और गुजरात से वेस्ट बंगाल तक, वो नॉर्थ ईस्ट और असम को भूल जाते हैं राहुल गांधी। और आज आपके नेता बोलते हैं कि कांग्रेस असम में जीतेगी। जिसका नेता असम को भूल जाता है, जिसका नेता उत्तर पूर्वांचल को भूल जाता ही नहीं है। चले ठीक है, चले ठीक है, ब्रेक पे जाएंगे। कमल जी को नंगा घुमाया जाता है। कमल नरेंद्र मोदी 77 टाइम्स असम आ चुके हैं। आपके राहुल गांधी, मनमोहन सिंह खुद असम को रिप्रेजेंट करते थे राज्यसभा में, कितने बार आए, ना बाढ़ में आते थे, ना बम विस्फोट पे आते थे। अरे आज हम लोग शांति से हैं, पहले तो दिन रात बम विस्फोट हुआ करता था, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, हम लोग घर से नहीं निकल सकते, लेकिन आज हम घर से चले ठीक है, हम ब्रेक पे जाएंगे मैडम, राज्य से आगे बढ़ रहे हैं, हमारी महिला सुरक्षित, रत्ना जी अब ब्रेक पे जाएंगे मैडम, भविष्य सुरक्षित है। चले ठीक है। आए दिन कांग्रेस के समय या तो आतंकवादी हमले होते थे, या तो बम विस्फोट होता था, या ग्रेनेड ब्लास्ट होता था। ठीक है, सुरक्षित है, सुन नहीं रहे, ठीक है मैडम, शांतिमय परिवेश। चले टू द पॉइंट में हम चर्चा कर रहे हैं असम चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से घोषणा पत्र भी जारी किया गया है। इसको लेकर बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने बीजेपी द्वारा जारी किए गए संकल्प पत्र की खूब तारीफ की और कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। तो वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल घोषणा पत्र के वादों में ही रह जाती है। कांग्रेस के कमल ठाकुर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 12 सालों में बीजेपी ने कई घोषणाएं की, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ भी पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा बीजेपी के घोषणा पत्र से कांग्रेस चिंतित है, बल्कि कांग्रेस का घोषणा पत्र ही जनता के लिए मील का पत्थर साबित होगा। पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो समावेशी है, सभी समाज के वर्गों को छूने वाला है, और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अंतिम पायदान पे खड़े महिलाओं का, जो व्यक्ति है जो समाज में पिछड़ गए, सबका ख्याल रखा गया। अब देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हज़ार करोड़ के प्रावधान की घोषणा की, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत बड़े निवेश की बात की गई है। अरुणोदय योजना के तहत महिलाओं को 2500 तक की सहायता राशि जो है वो चरणबद्ध तरीके से बढ़ाई जाएगी। तो हम लोगों ने पूरा इंतज़ाम किया है कि किसी तरीके से कोई भी समाज का वर्ग नहीं छूटे। महिलाओं की उद्यमिता के लिए भी हम लोगों ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र पर बहुत हम लोग चिंतित नहीं है कि वो क्या घोषणा पत्र, लेकिन मेरा घोषणा पत्र उस राज्य के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और जनता इस बात को समझ भी रही है कि जो लोग केवल जाति और धर्म के आधार पर सताने के लिए घोषणा पत्र जारी किए हैं, कि वो लोग के साथ हमको जाना है जिसका घोषणा पत्र सारे समाज को लेकर बढ़ने वाली बात है। तो कांग्रेस का घोषणा पत्र निश्चित रूप से असम के सारे समाज को आगे बढ़ाना और विकास के रास्ता पर जो असम को ले जाना है, उस विषय पर हम लोग का घोषणा पत्र है। इसलिए बीजेपी का घोषणा पत्र पर बहुत वहाँ के लोग और
पूरे देश के लोग में भी कोई चर्चा नहीं है कि बीजेपी का घोषणा पत्र क्या है, क्योंकि वो तो हमेशा घोषणा पत्र लाते रहते हैं और उस पर कुछ होता ही नहीं। कहता हूँ 2-3 प्रकार की बातें इसमें से कर रहा हूँ। एक तो इंडिया अलायंस का हर चुनाव में आप सबने देखा है ऐसे ही चलते रहा है, कभी एक होते हैं कभी अलग होते हैं, फिर भी कहते हैं कि हम इंडिया अलायंस हैं। तो हम सब ने दिल्ली में भी देखा है, पंजाब में भी देखा है, देश के अन्य राज्यों में भी हम लोगों ने देखा है, गुजरात में भी देखा है। तो कहने का अर्थ है कि इंडिया अलायंस कहने को है, माने इसको क्या बोलते हैं, अवसरवादिता जिसको राजनीति कहते हैं, जहाँ जिस प्रकार से जहाँ जिसको जैसा सूट करता है वैसा ही लोग राजनीति करते हैं। असम के आदिवासी छोड़ दीजिए, देश के और हिस्सों के आदिवासियों की हालत छोड़ दीजिए, अब झारखंड के आदिवासियों की जो दुरावस्था हुई है हेमंत सोरेन की सरकार में, इससे पहले कभी नहीं हुआ था ये गति लोगों। यदि कि वेस्ट बंगाल तो हमेशा कांग्रेस का जड़ रहा है, आसाम कांग्रेस का गढ़ रहा है, और वो अलग बात है कि कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ के अपना पार्टी बना ले और वहाँ स्टैंड कर जाएं, लेकिन जो बेस तो कांग्रेस पार्टी ने दिया। इसलिए मैं बंगाल को जो मैं देख रहा हूँ, बंगाल में कांग्रेस पार्टी अच्छा करेगी, उम्मीद से विपरीत कांग्रेस का रिजल्ट आएगा, आप देख लीजिएगा। और रही बात भाजपा की, तो भाजपा कहीं नहीं आ रही है इस बार। असम में भी भाजपा नहीं आएगी और बंगाल में भी भाजपा नहीं आएगी। पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय देश के लोगों को एलपीजी उपलब्ध करा दें, पेट्रोल डीजल उपलब्ध करा दें, तब बंगाल की ओर जाएं, तब आसाम की ओर जाएं। चुनाव प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध उन पर भी लग जाना चाहिए, तो मुझे लगता है सभी लोग पालन करेंगे उसका। चलिए, तो कई आरोप लग रहे हैं झारखंड में भी, और इसको लेकर क्योंकि वहां पे झारखंड मुक्ति मोर्चा भी चुनाव लड़ रही है, खासतौर से ट्राइबल से सीटों पर। जो चाय बागान की तरफ है 21 सीटें वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं। हेमंत सोरेन लगातार वहां प्रचार भी कर रहे हैं। कमल जी, एक और महत्वपूर्ण बात है, देखिए बाबूलाल मरांडी जी आपके पूर्व सीएम रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, और वो गंभीर सवाल उठा रहे हैं कि भाई आप कहीं पे एक होते हैं फिर अनेक हो जाते हैं, कहीं पे एक साथ लड़ते हैं फिर अलग हो जाते हैं। कभी कांग्रेस पर जेएमएम कहती है कि कांग्रेस एक विषैला सांप की तरह है, फिर आप लोग उसी अपने ही गठबंधन, अपने ही सहयोगी जो सरकार में है, जो बड़े भाई की भूमिका में, उस पर सवाल उठा देते हैं, और फिर असम में भी जाके वही हाल करते हैं। तो लोगों को, आपको नहीं लगता कि असम में भी आपको नुकसान होगा और आप गलत ट्रैक पे चल रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि आप सत्ता में हैं या विपक्ष में हैं? देखिए, बाबूलाल जी को बहुत हम लोग सीरियस नहीं आजकल लेते हैं। बाबूलाल जी बीजेपी ज्वाइन किए थे मुख्यमंत्री बनने के लिए, और विपक्ष के नेता के बनने के लिए जद्दोजहद करना पड़ा उनको। ठीक है। तो उनका मानसिक स्थिति जो है ना, अब उम्र के हिसाब से थोड़ा दिखने लगा है अब। तो स्वाभाविक तौर पर मुझे लगता है कि वो भी कुछ दिन में नीतीश बाबू बन जाएंगे। तो उनकी बातों को बहुत हम लोग सीरियस अब कांग्रेस पार्टी तो नहीं लेती है। अच्छा। क्योंकि वो बीजेपी के कोर आदमी तो है नहीं, वो तो जेवीएम के लोग हैं, और अभी सत्ता पर जेवीएम के लोग ही, माने जो उनके शीर्ष पोस्ट पर हैं वो जेवीएम के लोग ही हैं, इसलिए उस पर बहुत बहस नहीं होगा। ठीक। रही बात जेएमएम क्या हमको बोलती है, और जेएमएम के चुनाव, देखिए कोई दल बनेगा वो स्वाभाविक तौर पर जहां चुनाव होगा वहां उसको लड़ना चाहिए। ठीक। और राजनीति में करने क्या आया है, वो चुनाव ही लड़ने आया है ना। नहीं, चुनाव लड़ने नुकसान तो आपको करेगी ना, भारतीय जनता पार्टी को तो एक बात समझ लीजिए, जिस ट्राइबल को बीजेपी टी ट्राइबल बोलती है ना, मुझे उस बात पर आपत्ति रहता है। ठीक है। वो ट्राइबल हैं और वो झारखंड से जाके वहां काम करते हैं। ठीक है। हम लोग सत्ता में आएंगे तो उनके पीछे जो टी ट्राइबल लिखा हुआ है, कम से कम उसको जरूर हम लोग हटाएंगे, वो ट्राइबल उनको हम बनाएंगे वहां का, और वहां का प्रथम नागरिक के तौर पर उनको हम लोग देख रहे हैं। रही बात जेएमएम की, तो चुनाव लड़ने गई है, उनका स्वागत करना चाहिए, इसमें बुराई क्या है भाई? कोई भी पार्टी अपनी जनाधार को बढ़ाना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी तो स्वागत कर रही है हेमंत सोरेन का। वहां पे हेमंता साहब भी आज नक्षत्र न्यूज से बातचीत में वो कह रहे थे कि भाई हम तो स्वागत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आए लड़े, और अगर जीतने की संभावना हो जीते, हमें कोई इशू नहीं है। कांग्रेस पार्टी बौखला गई है। अरे देखिए, हेमंता जिसका नाम आप ले रहे हैं ना, वो फूका हुआ कारतूस है। मतलब 10 साल से वहां
झारखंड में फूका हुआ कारतूस के तौर पर वो पेश हो चुके हैं। उनका थोड़े अपना अरे तो क्यों आए थे, कौन लड़ रहा था? नहीं दीपक जी, यहाँ चुनाव लड़ रहा था कौन? बाबूलाल मरांडी लड़ रहे थे क्या? और कौन लड़ रहे थे? वो तो प्रभारी थे तो इसलिए अरे प्रभारी थे तो बाबूलाल को तो कोई जिम्मेवारी ही नहीं था। जिम्मेवारी तो हेमंता जी को था। यहाँ से ठीक है सर, यहाँ से घुसपैठ हटाना था। एक रिएक्शन पे तो वो हेमंता जी लड़ रहे थे, तो हेमंता विश्व शर्मा फूके हुए कारतूस है और वही कारतूस वो असम में भी साबित होंगे। सर एक रिएक्शन लेने दीजिए। दीपक जी ऐसा है कि जिसके नेता ही फूके हुए कारतूस हो जाएं, मैं राहुल गांधी जी के विषय में बोलता हूँ, जिसको देश सीरियस से नहीं लेता है, वो कांग्रेस बखलाया हुआ है। पूरा नहीं, सुन लीजिए आप, आज दो है, दीनदयाल और रत्ना जी दोनों मिलकर जब शुरू करेंगे तो फिर कहा है आप जरा शांति में रहिए। फिर विषय कमल जी गलत जाता है उनका जवाब कमल जी इतना मत सवाल है, हवा निकल जाती है। अरे विशैला साहब आपको बोला लोकसभा में नहीं आते हैं, इतना मत बखलाइए। विशैला साहब हो गया। राहुल गांधी गुजरात गए, 20 मिनट संसद में बोल के चलेगा, क्या बात करते हैं? विशैला साहब हो गया। राहुल गांधी जेएमएम ने कहा है, जेएमएम ने कहा है विशैला साहब, उस पर भी आप बखलाइए मत। मैंने उस पर भी विशैला साहब हो गया। झारखंड की जनता देख रही है। सुन लीजिए आप विशैला साहब आप चुप रहिए, सुन लीजिए, बखलाइए मत, बखलाइए मत। कांग्रेस इतना नहीं बखला है, आप विशैला साहब हो चुके हैं। चले ठीक है, जेएमएम ने आपको कहा है, आपके पार्टनर ने कहा है। ठीक है सर, प्रधानमंत्री की हैसियत नहीं है राहुल गांधी के सामने। बखलाइए मत, विशैला साहब है आप, विशैला साहब हैं। हो गए बनवाल जी, हो गया विशैला साहब। हम चंदन आप चंदन है, समझाइए अपने पार्टनर को। समझा रहे हैं, आपके पार्टनर ने कहा है, सुन लीजिए, आप मत बखलाइए। दूसरे के समय में आप आप बखला रहे हैं। जब आपने ये कहा, खुद आप स्वीकार कर रहे हैं कि राहुल गांधी फूके हुए कारतूस हैं। ये जनता ने तय किया है और जनता ने तय किया है। ये जनता बोल रही है, ये भाजपा नहीं बोल रही है। ठीक है ठीक है सर, कमल 240 पर आप आ गए। महसूस करना चाहिए, 240 करना चाहिए। वो भी देखिए, जनता ने आपको बाहर कर दिया है, हमको बाहर कर रही है। जेएमएम ने कहा विशैला साहब है। असम में क्या होगा सर बनवाल जी? अरे ये इस तरह से डिबेट में नहीं आप बोलिए। ठीक है ठीक है, आप बीच बीच में क्यों बोलते हैं? बनवाल जी आज आप दो है। फिर से आ रहा हूँ वापस विषय पे। अब जब आप एक चीज बताइए कि जब यहाँ झारखंड में इन दोनों की सरकार है और असम में क्यों लड़ रहे हैं? हाँ सरकार चल रही है, फिर वही बात नहीं मानेंगे, कमल जी ये नहीं मानेंगे। 2 मिनट इसीलिए जेएमएम ने इनको विशैला साहब कहा, इसीलिए इनको विशैला साहब कहा है। विशैला साहब चले, अब आप झारखंड को लूटने आए हैं, ये जेएमएम ने मान लिया, इसीलिए आपको साफ बोला। चलिए आ जाइए, आप अब शांत रहिए। और आप मुझे दीपक जी 1 मिनट का मुझे समय दीजिए, 1 मिनट का मुझे समय दीजिए। अब ये कांग्रेस आपका डिबेट को खराब करेगी, हम समझ रहे थे, क्योंकि बौखलाए हुए। चलिए कोई बात नहीं, मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाह रहा हूं कि ये दोनों का यहाँ गठबंधन है, यहाँ की जनता क्या सोच रही होगी? 3.25 करोड़ जनता ने इन दोनों को बैठाया है राजगद्दी पे, और क्या सोच रही होगी कि जब बिहार में चुनाव लड़ना है, दोनों आपस में टकराए। यहाँ जेएमएम के मंत्री ने क्या कहा? धोखेबाज पार्टी। फिर आज जब असम में चुनाव लड़ने की बारी आई, तब ये फिर अलग हुए और फिर इनको क्या बोला गया? विशैला साहब। फिर आप दूसरी तरफ आइए कि यहाँ की जनता ने जब इन दोनों को सत्ता दी है, तो उन लोग जनता की कुछ अपेक्षाएं हैं, वो अपेक्षा छोड़ करके सांप और नेवला का खेल खेल रहे हैं। चले ठीक है, इसी खेल के लिए जनता ने आपको विश्वास किया था। ठीक है अब आप बाहर होंगे, सत्ता से भी बाहर होंगे, चले ठीक है, और झारखंड से भी बाहर होंगे। चले ठीक है बड़वाल जी, एक रिएक्शन ले लेते हैं ना, रत्ना जी भी इंतजार करें। अजय जी, वहाँ टी ट्राइब्स का खूब मुद्दा है, हेमंत सोरेन लगातार उठा रहे हैं, ममता जी भी कह रहे हैं कि भाई उनके लिए काम हुआ है, आगे भी करेंगे। आपको लग रहा है कि गेम चेंजर वो समुदाय होगा वहाँ पे इस बार? देखिए, बहुत ही बड़ी आबादी है और जिसको हम टी ट्राइब करते हैं, वहाँ 2म दर्जे का नागरिकता प्राप्त है उनको। हमारे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई बहन वहाँ 200 साल से वहाँ रह रहे हैं, लेकिन आज तक उनको जो उनको मिलना चाहिए, उनको अधिकार अभी तक नहीं मिला। और
हमारे जो अभी साथी लोग कह भी रहे थे कि उनको अधिकार मिलना चाहिए। अरे भैया, अधिकार देने का होता है, पहले आप अधिकार दे देते कि इनको हम 2 दर्जे का नागरिक नहीं मानते, इनको टी ट्राइब नहीं, यहाँ के आदिवासी है, आप इनको दर्जा देने का काम करते ना। लेकिन आप भी कह रहे कि सत्ता में आएंगे तब हम आपको, अभी भी तो सत्ता में ही है, 2 साल से नहीं हम छिल रहे थे, पुनः सत्ता में आएंगे तो आपका सर्टिफिकेशन जारी करेंगे, टी ट्राइब को सुविधा देंगे, आपका ये चीज करेंगे, कई चीजों पर चर्चा होनी चाहिए। मैंने कहा 2-3 चीज मैं सुन रहा था। आपने देखा जियो यूनिवर्सिटी भी इंडिया में बना था, उसी तरह आसाम में यूनिवर्सिटी बनेगा। दूसरी बात, अभी रत्ना जी काफी उत्तेजित होकर बाढ़ के सवाल पे प्रधानमंत्री जी के बारे में कई चीज उत्तेजना में कह रही थी, क्या वो बताएंगी कि महाराष्ट्र का जो महिला आयोग की सदस्य किनकी सदस्य थी? ठीक है, ठीक तो नहीं, सवाल ये उठता है कि जब आप किसी प्रधानमंत्री पर, मरहूम प्रधानमंत्री पर, मुद्दा नहीं राजा, मरहूम प्रधानमंत्री पर जब आप आवाज उठाती है तो आपको ये सोचना चाहिए आपकी पार्टी का जन्म 1980 में हुआ है, उससे पहले इंदिरा गांधी की शहादत हो चुकी है 1984 में। जो 1980 में पार्टी का जन्म होता है वो सिखाता है, इतिहास बताता है देश को। ये समझने की चीज है, आपको समझने की चीज है। अगर इमरजेंसी बनवाल जी, आप अजय जी बोलने दीजिए, आप बेकार की बात मत कीजिए। आप आए हैं यहाँ पे असम का चुनावी, आप क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं चला, उन्होंने सही बोला। बनवाल जी, कांग्रेस का जवाब दिया। किसको चिल्लाने नहीं आता? बोलने दीजिए सर, किसको चिल्लाने नहीं आता? आप चिल्ला के तो अपने अब आप कांग्रेस के पीछे पीछे रहिए। बनवाल जी, आपका क्या है? मैं तो अजय जी, बनवाल जी, इंसान बनाया लेकिन दिमाग भूल गए। भगवान ने इंसान बनाया लेकिन आत्मा भूल गए। जो भारत को नहीं जानता, बनवाल जी, जानता भारत की आत्मा को नहीं जानता, भारत की ज्योग्राफी का भूगोल को नहीं जानता, वो भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। अरे आप लोगों ने तो महिलाओं के साथ जो खिलवाड़ किया है, अजय जी बोलने दीजिए सर, एक बोलिए, एक बोलिए, बनवाल जी, अजय जी आवाज डाउन करवा दीजिए सर। शर्मा जी अगर कोई काम हो आप देखिएगा। कमल जी ठीक है, बनवाल जी देखिए मैडम बोल रही है सर, वो भी असम से जुड़ी हुई है। बनवाल जी, अजय जी, बनवाल जी, अब रिक्वेस्ट है बोलने दीजिए मैडम को। अजय जी, बनवाल जी अब बोलने दीजिए मैडम को। आप लोगों ने तो महिलाओं को सिर्फ सोचा था कि वोट बैंक है, गरीबों के लिए आप लोगों ने कुछ नहीं कहा। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीब कितना हटाया आपने? आज तो नरेंद्र मोदी ने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले आए। कांग्रेस तो हमेशा जुमलेबाजी, लोगों को अनाज देने की जरूरत पड़ रही है, ये है आपका काम होता है। अरे ये है आपका कांग्रेस के लोग फंडा। यही गरीब किसको अनाज देना चाहिए, किसको अनाज देना चाहिए? 27 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर किए थे। आपने क्या किया? आपने क्या किया? बिना डाटा के लूटने के बाद बात 11 साल में 255 करोड़ आप देश के 12 प्रधानमंत्री 55 लाख करोड़ कर्ज लेते हैं और एक प्रधानमंत्री 150 करोड़ कर्जा लेता है। वो बात करेंगे। चलिए ठीक है, बोलने दीजिए मैडम क्या बोलेंगी? बोलने दीजिए मैडम को तो नहीं बोलने दे रहे हैं। परमाल जी जान रहे हैं कि बोलेंगी तो फंस जाएंगी, बचा रहे हैं यहाँ से बैठ के। ना कोई बचा है, ठीक है।
है, वो पार्टी की है मैडम, तो जाहिर सी बात बचाव करेंगे। तो बचाव करेगी तो 255 करोड़ की बात कर लीजिए, किसने कर्ज लिया मैडम से पूछ लीजिए। 255 लाख 255 लाख करोड़, ये एक प्रधानमंत्री 150 लाख करोड़ ले लिया। खेल बेचो, आसमान बेचो, जमीन बेचो, ये देश चला रहे हैं। सारा चीज अडानी को दे दो, सारा चीज अडानी को दे दो। थोड़ा आराम से बात ठीक है, ठीक है, बोलने दीजिए मैडम। हम लोग आपके शुभचिंतक है भाई, थोड़ा संभल के बात करिए। अरे हेमंत बिश्व शर्मा, भ्रष्टाचार किया क्या? जब तक कांग्रेस में रहा, जब तक कांग्रेस में रहा, चलिए ठीक है, एक भी घटना बता दीजिए। कमल जी को बोलने दीजिए सर। अजय जी हो गया सर। कांग्रेस जब ऊपर से भ्रष्टाचार, बड़वाल जी बोलिए, एक बोलिए तो ठीक लगेगा सर। सब समाज यही तो मैं बोल रहा हूँ सर, मैं कभी बीच में नहीं बोलता। ना ठीक है, मैडम बोल रही है तो ये भी बोल रहे हैं। मैडम अकेले बैटिंग कर रही हैं, सरकार के लिए चिंता कर रहे हैं, सुनिए आप शुरू आप क्यों जवाब देंगे? ठीक है, बड़वाल बोल रही है तो आप कैसे जवाब देंगे? अरे हो गया सर, हम है ना बैठे, ठीक है, हम देख लेंगे। बिल्कुल नहीं। अजय जी, कमल जी जवाब। कांग्रेस की भाषा प्लीज, ठीक है, आप कांग्रेस की भाषा ना बोले। कमल जी जवाब दीजिए। कमल जी लग्गू बोलेगा लोग आपको। चले हो गया सर, कमल जी जवाब दीजिए। कई सारे सवाल उठा रहे थे रत्ना जी भी और बनवाल जी भी। देखिए जब भ्रष्टाचार की बात होती है ना, तो कांग्रेस का नाम आता है। नहीं, आसाम में भी तो जब भ्रष्टाचार का नाम आएगा तो कांग्रेस का नाम सर हो गया। कांग्रेस वाले बीजेपी का नाम लेंगे, आप लोग कांग्रेस का लेंगे। नहीं, देश जान रहा है दीपक जी, देश जान रहा है। एक जनता से पूछ लीजिए, कांग्रेस का नाम है। ठीक है, बड़वाल जी, आप एक बात समझ लीजिए। कांग्रेस करप्ट है, बच्चा जानता है कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है। बच्चा भारत का जानता है कि कांग्रेस करप्ट है भाई। बच्चा जानता है कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी। अरे मैडम, सोच ले काटे बिल्ली हमारे यहाँ के भ्रष्टाचार किया गया, इतना अंकुश है मेरे यहाँ, भाजपा में इतना अंकुश है। ये बौखला गए हैं, ये चंदा लो धंधा लो के पार्टी के लोग। ठीक है, चंदा हो गया। धंधा लो, चंदा लो, धंधा लो, क्या बात करते हैं? कोई कर नहीं सकता। चले ठीक है, कमल जी कंटिन्यू कीजिए, पूरा कीजिए। आप दीपक जी समझिए, हाँ, क्या हेमंता बिश्व शर्मा को हमने भ्रष्टाचारी कहा है? नहीं, वो तो खुद अमित शाह जी का, अमित शाह जी ने कहा है। क्या इस देश के ऊपर कर्जा का जो स्थिति था, 12 प्रधानमंत्री मात्र 55 लाख करोड़ कर्जा लिए, ठीक है, और देश के 13वें प्रधानमंत्री उसको 255 लाख पहुंचा दिए। ठीक है, क्या बीफ कंपनियों से चंदा ये लोग नहीं लेते हैं? सुन लीजिए, देखिए बीच में आप टोकिएगा। नहीं, पूरा रत्ना जी, ध्यान रखिए सर, रत्ना जी, नहीं क्या कैसे नहीं बात करेंगे भाई? आप साहब भाजपा ने कहा है, मैं उसका बनवाल जी हो गया। सुनिए अच्छा, नहीं बिसैला पर धोखेबाज पार्टी, अरे बीजेपी ने हमको कहा है, बिसैला पर भी, जवाब दे। बिसैला पर बता दूंगा, क्या बताइए, बता देता हूँ, बहुत ध्यान से सुन लीजिए, सुनिए, हाँ सुनिए, हल्ला कीजिएगा फट जाएगा। मैडम बोलिए। हम कह रहे हैं कि पार्टी के किसी सदस्य ने, प्रवक्ता हो या जो हो, महासचिव ने एक शब्द कहा। सुनिए, अरे सुनिए बात, अरे बनवाल जो है ना, बोलने दीजिए ना, क्या बोलते हो आप? पानी पी लीजिए, अरे पानी चाय ठंडा सब पिलाएंगे सर, पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, शांति रहे। ठीक है, अगर किसी ने मुझे ऐसा कहा, मेरा जो किसी ने कहा, सुन लीजिए, अरे पहले सुनबे नहीं कीजिए, क्यों बौखला रहे हैं? जवाब लेना सीखिए ना। अच्छा, संसद में बोलने नहीं दीजिएगा, यहाँ नहीं बोलने दीजिएगा, कहाँ हम लोग बोलेंगे? ठीक है, कहाँ बोलेंगे? ठीक है, जो बात आई है, हेमंत सोरेन जी ने क्या एक शब्द भी पार्टी के लिए कुछ बोला है? नहीं तो हेमंत जी तो असम में जाके आपके खिलाफ बोल ही रहे हैं। सुनिए, असम जी तो सुनिए, हेमंत जी असम में जाके तो बोल ही रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ। क्यों बौखला रहे हैं? हम लोग 2 मिनट में एगो यूनिवर्सिटी बनाने वाले आदमी नहीं है। यूनिवर्सिटी बनेगा, कोई रोक नहीं सकता है, हर जिला में बनेगा, असम में। ठीक,
आसाम में बनेगा, बिहार में भी बना दीजिए सर, आप यूपी में भी बना दीजिए। जनता पार्टी नहीं करती है। देखिए जो मेंटल स्थिति आप लोग के होते जा रहे फिर वही हैं बात, समझ में यही नहीं बात आता है है। क्यों इस तरह यही का बहस बोलना कर रहे चाहते हैं, क्यों बहस ये कर रहे हैं। चाहते हैं हाँ। कि जो राहुल गांधी मेंटल स्थिति में पहुंच गए हैं ठीक है, वो नेता दूसरे प्रतिपक्ष पर बोले। नहीं सुन यही लीजिए, गलत सुन है। लीजिए चलिए, यही नेता गलत है। प्रतिपक्ष, आप ठीक है, लोग की ठीक है। मानसिक यही स्थिति, गलत है। आपकी मानसिक स्थिति तो समय अब कम है सर, अरे समय अब आपके कम है। नेताओं का भी मानसिक स्थिति खराब चले है। ठीक है, समय कम है सर, ये खत्म कीजिए सुन थोड़ा सा। लीजिए। हाँ अगर किसी ने कहा मेरा बैठक राहुल गांधी और हेमंत सोरेन के साथ हुई है, उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं बोली है। ठीक है, उन्होंने तो मुझे बोला है कि तुम चंदन हो। वाह, ठीक है, हम चंदन हैं। चलिए ठीक है। कांग्रेस पार्टी चले, चंदन कांग्रेस है। पार्टी झारखंड चंदन है, वहाँ पिसाला साहब है जो लूटे हुए चले हैं। ठीक है, ठीक है, अब समय नहीं है सर, अब समय नहीं है झारखंड में लोग गणवाल जी। किए हुए हैं चले पिसाला सर, साहब। समय नहीं है। ये बोले हैं चले ठीक है, जेल में। समय इतना इजाजत देता है सर। आप चारों जुड़े, शुक्रिया आप चारों का, अपना पक्ष रखा, अपना समय, कीमती समय दिया। बड़ा सवाल यही है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच आर पार की टक्कर है असम में, और उस बीच में हेमंत सोरेन भी चुनावी मैदान में 21 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। असम में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कई महत्वपूर्ण वादे किए हैं। अब देखना होगा उन वादों पर असम की जनता क्या तीसरी बार भरोसा करती है।